अभी इस पर बात करनी है हमको। बस 9 मूल्यों में से एक बचा है। विश्वास से लेकर के कृतज्ञता तक तो हम लोग देख चुके हैं। अब आगे प्रेम को हम पूर्ण मूल्य कह रहे हैं, तो प्रेम का क्या मतलब निकाल रहे हैं और पूर्ण मूल्य क्यों कह रहे हैं, कैसे इसको जीने में देखेंगे, उन सारी बातों को देखते हैं। पहले तो ये देख ले कि प्रेम क्या नहीं है। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ आर्टिकल है, बहुत पुराना है। लव नंबर 1 किलर इन 4 स्टेट्स। मतलब ऐसा सर्वे किया गया है कि ये 4 राज्यों में, मतलब बहुत सारे राज्यों में जितने भी मर्डर हुए, जितने भी आत्महत्याएं हुई, उनके पीछे के रीज़न क्या थे। तो उस स्टेटिस्टिक्स में ये पाया गया कि ये प्यार के चक्कर में जो मर्डर हुए हैं, ऐसा 4 राज्यों में सबसे अधिक है। हम यहाँ ये कह रहे हैं कि ये तो निश्चित रूप से प्रेम नहीं है, कि जिसके कारण इतने मर्डर हो रहे हैं। तो इसमें हमको लगता है कि प्रेम को सभी को ठीक से समझने की आवश्यकता है, विशेष रूप से युवाओं को। बड़ों को भी समझने की जरूरत तो है ही। धीरे धीरे देखते हैं कि प्रेम है क्या चीज़, है ना। तो आप अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांच के आपको क्या लगता है वो बताइए। तो आपको पूछा जाए कि आप संबंध में किनके साथ रहना चाहते हैं, तो यदि किसी के साथ नहीं संबंध में रहना चाहते तो ये आपको स्वीकार होता है। किसी से कोई संबंध बनाना ही नहीं, अपनी जिंदगी जी लो, ऐसा लगता है? नहीं, तो यहाँ कैंसिल लगा देते हैं। किसी के साथ संबंध का भाव नहीं, सभी के साथ विरोध में, ऐसा हमको स्वीकार नहीं होता है। दूसरा, किसी एक के साथ संबंध पूर्वक जीना स्वीकार होता है। मतलब किसी एक के साथ ही भले नहीं, बट एक के साथ तो होता है, एक के साथ तो होता है, तो उसको टिक कर देते हैं। एक के साथ संबंध का भाव तो रख सकते हैं, कई लोगों के साथ रख सकते हैं, तो कई लोगों के प्रति संबंध का भाव। तो इसको क्या कह रहे हैं? किसी के साथ संबंध नहीं, इसको विरोध। किसी एक व्यक्ति के साथ संबंध का भाव स्नेह, कई लोगों के साथ संबंध का भाव स्नेह। जब हम धीरे धीरे ये देखना शुरू करते हैं, विश्वास पूर्वक, सम्मान पूर्वक चीज़ों को जांचना, परखना, देखना अपने में शुरू करते हैं, तो हमको ये दिखता है कि सामने वाला भी जो व्यक्ति है वो मेरी सुख सुविधा में सहयोगी है किसी ना किसी तरह से। तो हम उसको अपने संबंधी के रूप में स्वीकार कर किसी एक के साथ, अपने घर परिवार के लोगों के साथ, फिर परिवार के बाहर भी लोगों के साथ स्नेहपूर्वक जीना शुरू करते हैं। जैसे जैसे गहराई से सोचते जाते हैं, जांचते परखते जाते हैं, हमको लगता जाता है कि हर कोई अपना संबंधी है, भले उस संबंध का अभी हम निर्वाह कर पा रहे हो ना कर पा रहे हो, लेकिन जुड़ाव तो हमारा हर किसी के साथ है। जब ये भाव बनता है कि सभी मेरे संबंधी है, कोई पराया नहीं है, तो सभी के प्रति संबंध का भाव जो स्वीकार होता है हमको, उसी को क्या कह रहे हैं? प्रेम। किसी के भी साथ संबंध पूर्वक जीना स्वीकार नहीं होता है, तो उसको क्या कह रहे हैं? विरोध। किसी एक के प्रति ध्यान जाता है कि ये मेरा संबंधी है, तो उसके प्रति स्नेह। धीरे धीरे वो भाव फैलता है, तो हमको और लोग भी, अपने परिवार के लोग, परिवार के बाहर के लोग भी संबंधी के रूप में स्वीकार्य होते हैं, तो स्नेह का दायरा बढ़ता है। जब वो स्नेह फैलकर उस जगह पहुंच जाता है कि हर कोई मेरा संबंधी है, हर कोई मुझसे जुड़ा हुआ है, भले मुझसे पहचान नहीं हुई है, मेरे साथ कोई संबंध का बहुत निर्वाह नहीं हो रहा है, बट भाव रूप में जुड़े हुए तो है। हम हर किसी के बारे ये चाहते हैं कि वो सुखी हो, समृद्ध हो, वो भी ये चाहते हैं। तो इस रूप में सभी के साथ जुड़ाव को जब देख पाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रेम। इसीलिए प्रेम को क्या कहते हैं? पूर्ण मूल्य। स्नेह कहते हैं दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव। तो कोई कोई व्यक्ति हो सकते हैं, जब सभी को संबंधी के रूप में स्वीकार लेते हैं, कोई पराया नहीं है, तो उसी को कहते हैं प्रेम। अब कोई अन्य नहीं है, कोई अलग नहीं है मुझसे, सब मेरे अपने हैं।
सभी मेरे संबंधी है, सभी सगे हैं। जितने लोगों के प्रति कुछ जिम्मेदारी है उतने लोगों के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। बाकी लोगों के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पाते, बट संबंध तो उनके साथ भी है ही। ये जब देख पाते हैं, ना कि सिर्फ बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ पाते हैं या बोला हुआ सुन पाते हैं, बट जब ये देख पाते हैं और इसकी निरंतरता अपने में महसूस कर पाते हैं कि हर व्यक्ति हमको अपने संबंधी के रूप में ही दिखता है, हर किसी के साथ हम उसी भाव से प्रस्तुत होते हैं जैसे वो अपना ही है, अपना ही संबंधी है, तब हम किस स्थिति में हैं, किस भाव में हैं? प्रेम के भाव में। इसलिए उसको क्या कह रहे हैं? कंप्लीट वैल्यू, पूर्ण भाव, पूर्ण मूल्य। अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि गलत क्या है, अभी क्या क्या मान रहे हैं प्रेम के बारे में, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अभी दीदी ने आके बताया कि मैं जब घर से निकल रही थी तो मम्मी ने पूछा कि आज तुम्हारे कैंप में क्या चर्चा होने वाली, तो मैंने कहा आज तो बहुत अच्छी चर्चा होने वाली। तो मम्मी ने पूछा क्या चर्चा करोगे, मैंने कहा कि प्रेम के बारे में चर्चा करेंगे। तो मम्मी ने कहा कि तुम तो जो भी चर्चा करो, मैं तुमको पहले से बता देती हूँ प्रेम क्या है। प्रेम मतलब सैक्रिफाइस करते रहना जिंदगी भर। अब थोड़ा इसको जांच के देख, क्या लगता है आप लोगों को? ये एक मान्यता तो चलती है, सिर्फ आप दीदी के मम्मी थोड़ी ये मानते हैं। हाँ हाँ, समर्पण में और सैक्रिफाइस में अंतर है। तो चलो इस पर भी सोचिए फिर भी ना, आपको भी कई बार लगेगा कि सैक्रिफाइस तो कर रहे हैं संबंध में जीने में, बट क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, वो सब चीजों को थोड़ा देखते रहिएगा। कुछ और मान्यताएं हम देख लेते हैं। सामान्य भ्रांतियां, ऐसा शब्द इसके लिए यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि आप ये ना समझ ले कि हम प्रेम समझा रहे हैं। यहाँ पे प्रेम समझा नहीं रहे हैं, ये है ना यहाँ जो भी लिखा है। तो जनरली देखे तो प्रेम में एक तो हम ये पाने की आशा रखते हैं, दूसरे से कुछ अनुकूल संवेदना मिल जाए, कुछ वासना की पूर्ति हो जाए जो दूसरे से ही मिलेगा, दूसरे के साथ रहने से मिलेगा। ये प्रेम हो सकता है? क्योंकि उसकी निरंतरता संभव नहीं है। और उतना ही सुख है क्या सिर्फ संवेदनाओं में, या भाव का भी कोई महत्व है, जिम्मेदारी का भी कोई महत्व है, परिवार में ठीक से जीने का भी कोई महत्व है। दूसरी कुछ मान्यताएं लिखी है ना, तो ये बहुत फेमस है, पहली नजर का प्यार। क्या लगता है पहली नजर में प्यार होता है? ऐसी कैसी पहली नजर आपकी बहुत शार्प है? उसने पहली नजर में उसका चेहरा भी देख लिया, उसका पूरा शरीर भी देख लिया, उसके भाव विचार भी देख लिए, उसकी समझ भी देख ली, ये भी देख लिया कि इसके साथ जिम्मेदारी से जिया जा सकता है। पहली नजर में इतना सारा कैसे दिख गया? तो पहली नजर में होता है वो क्या होता है? अट्रैक्शन। किस चीज का अट्रैक्शन? सही भाव का, सही विचारों का, समझ का, या सिर्फ शरीर का? शरीर का। एक तो इसको देखने का तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि यदि मेरे में वाकई में प्रेम है तो मैं जिस किसी को भी देखूंगा पहली नजर में उसको अपने संबंधी के रूप में ही स्वीकारूंगा। यदि मेरे में वाकई में प्रेम का भाव है, मैं जिस किसी को भी देखूंगा पहली नजर में उसके अपने संबंधी के रूप में ही स्वीकारूंगा। किसी को भाई रूप में, किसी को बहन रूप में, किसी को माता के समान रूप में, किसी को पिता के समान रूप में, किसी को बेटा बेटी के रूप में। नहीं, वाकई में प्रेम का भाव है तो जिसको भी देखेंगे पहली नजर में उसको संबंधी के रूप में ही स्वीकारेंगे।
इस वाली घटना में देखें कि जहाँ शादी करनी है तो धीरे से वहाँ एक दूसरे की जांच परख शुरू करेंगे। बट ये पहली नज़र में निर्णय हो जाता है कि बस इसी की तो तलाश थी। इसी के लिए तो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इसी के लिए तो इस धरती पे आए हैं। हमारा अस्तित्व इसी के लिए तो है। पूरी धरती बनी क्यों है? हम दोनों के मिलन के लिए ही तो बनी थी। हाँ। तो एक तो मान्यता ये है। दूसरी मान्यता क्या लिखी है? एक उम्र तक इतने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो होने चाहिए। जो थोड़े बहुत संस्कारी गांव में मिलते हैं वहां तो ये मान्यताएं कम होती हैं, शहरों में तो खूब ज्यादा होती है। और आपकी पर्सनालिटी कैसी है होता है कहाँ से होता है? इसके नंबर से। आपके पास 4-5 है मतलब आपकी पर्सनालिटी काफी डैशिंग है। आपके पास एक भी नहीं है मतलब गड़बड़ है आपकी पर्सनालिटी में। हम लोग तो ऐसा नहीं मान रहे ना कोई। ये वही लिखा है, उसी का एक्सटेंशन। उसके पास तो 4 है, मेरे पास तो केवल 1 है। इन चीजों को भी देखेंगे तो साफ साफ दिखता है कि ये प्रेम तो नहीं है। इन चीजों की भी निरंतरता तो नहीं है। और कोई मान्यता है कि आपकी प्रेम के बारे में? तो बताइए, ये लिस्ट तो बहुत छोटी है। हाँ, और आकर्षण दोनों का जो मिक्स रूप जनरली प्रेम के रूप में माना जाता है। अट्रैक्शन प्लस अटैचमेंट, आकर्षण भी प्लस लगाव भी उसके साथ में। जिससे कुछ साथ रहे थोड़ी देर तो लगाव हो जाता है। दोनों को मिला के भी प्रेम माना जाता है। हाँ दीदी। हाँ, अटैचमेंट काफ़ी यूज़ किया जाता है। और मतलब ऐसे हाँ कि बहुत अटैचमेंट है, मतलब प्रेम है। उसका तो बहुत सिंपल सिद्धांत है कि जो चीज आपको अच्छी लगती है, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु, उस पर बार बार ध्यान देते रहो, उसका सुख भोगने की बार बार कल्पना चलाते रहो, तो उसके प्रति एक लगाव बन जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि आपको गाड़ी के प्रति बहुत आकर्षण है, अच्छी दिखने वाली गाड़ी के प्रति, और उसे से सुखी होने की बार बार कल्पना कर रहे हैं। गाड़ी में जब बैठ रहे हैं, उस गाड़ी को खरीद के तो ऐसे बहुत स्वर्ग जैसा कुछ फील कर रहे हैं, तो आप कहते ही है आई लव माई कार। अब ये कार को लव करने वाला कौन सा लव हो गया भाई आपका? तो ना, वो तो बहुत सिंपल सिद्धांत है। जैसे किसी स्वाद को बहुत आप पसंद करते हैं, तो वो स्वाद बार बार लेने की मन बनता है आपका, तो फिर वो उस खाने के प्रति आप बोलते ही है ये कि आई लव दिस डिश, है ना, जो भी हो। लेकिन वो डिश जो बना के दे रहा है वो तो संबंधी दिख नहीं रहा आपको। तो ये अट्रैक्शन ये है कि अच्छा लगता है, वो बार बार जब रिपीट करते रहते हैं हम उसी से सुख पाने की कल्पनाओं को, तो वो अटैचमेंट जैसा लगने लगता है। आप सुन पाए मेरा क्वेश्चन? बट बाकी लोग नहीं सुन पाए। हाँ, ये जो चीज़ें हम जैसे पहली नज़र में प्यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना इस उम्र में, या किसी के पास 4 है तो मेरे पास 1 ही है, ये सारी चीज़ें हम वातावरण से इफेक्ट होके ऐसा हमारी मान्यता बन रही है, या ये कहीं ना कहीं हम खुद ही से बना रहे हैं? मतलब वो खुद ही से बना रहे हैं अगर वातावरण से इफेक्ट हो रहे तो। दोनों ही है, अपनी समझ की भी कमी है और वातावरण भी है ऐसा ही, दोनों ही है। जैसे वातावरण में तो आप देखेंगे कि सारी फिल्मों को देखेंगे तो
पूरी फिल्म में मार धाड़ करके सब ड्रामा करके सब करके अंत में दोनों की शादी करा देते हैं और फिर दी एंड आगे का क्यों नहीं दिखा रहे? आगे जी कैसे रहे, कितना समझदारी दिखा रहे, कितना जिम्मेदार होके जी रहे। तो जिसको पाने के लिए आप इतना 15-20 लोगों को मार काट करके आ गए, उसके पिताजी से लड़के आ गए, अपने पिताजी से लड़के आ गए, समाज से लड़के आ गए, अब एंड में शादी कर दी और लिख दिया दी एंड, खत्म। आगे क्यों नहीं दिखा रहे? ये आगे जो होगा आप देख नहीं पाएंगे। आगे बहुत असहनीय दृश्य होंगे, तो हम पे दया कर रहे नहीं दिखा रहे हैं। जब ज्यादा हिंसा होने वाली है। तो वातावरण तो पूरा है ही ऐसा। कुछ फिल्में ऐसी भी है जिसमें इंटरवल में शादी हो जाती है, इंटरवल के बाद उसके बाद का दिखाते हैं कि कैसे क्या सॉल्यूशन, मतलब उसकी भी क्या प्रॉब्लम है। कुछ फिल्में हैं जिसमें बहुत शुरू में शादी कर देते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे साहसिक लोग हैं जो ऐसी फिल्में बनाते हैं। बाकी तो बाकी सारा उठा पटक करके शादी कराई, अब खत्म, अब दी एंड। वहां दी एंड होता है जिंदगी का या एक नई शुरुआत होती है? तो उस वातावरण से तो बचना ही पड़ेगा। उसके लिए हमारी भी समझ होनी चाहिए होगी, वातावरण भी ठीक होना चाहिए होगा। और खासकर परिवार में देखें तो बच्चे जब छोटे हैं तब से भी कुछ एक सही दिशा में उनकी सोच बने, वो भी प्रयास होना पड़ेगा। पर वही, हाँ, ये सारी चीज़ें जैसे पहली नज़र में और ये सारी चीज़ें ठीक है, पर हाँ, इस जनरेशन में और हम खुद भी इसे फेस करते हैं कि हम अट्रैक्ट, मतलब वो अपीयरेंस से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मैक्सिमम टाइम हम अपीयरेंस से वो जो दिख रहा है उसी को वो मान ले रहे, जो वो शायद ना हो। वो तो होता है, उसके लिए तो लंबा टाइम लगेगा उसको ठीक करने में तो। बट अभी तो कम से कम इतना ध्यान रखा जाए कि हमको जो आगे जिंदगी जीनी है वो किस आधार पे जीनी है, और धीरे धीरे उस पर काम किया जाए। बाकी उससे ऊपर उठ जाना तो कोई आसान काम नहीं है, वो तो टाइम लगेगा। लेकिन ये तय किया जाए कि शादी करेंगे किस बेस पे। अब तो ये प्रश्न भी होगा ना कि यदि प्यार सबके प्रति है, प्रेम सबके प्रति संबंध का भाव है, तो शादी किस बेस पे करेंगे? हम तो इसी को मान रहे थे आधार शादी करने का, विवाह का आधार तो यही था। अब तो ये कह रहे कि भाई तो सबको संबंधी के रूप में स्वीकारने का जो भाव है वो प्रेम है, तो विवाह करने का आधार क्या है फिर? कैसे चयन करें जीवन साथी का? अब ये भी एक सोचने का मुद्दा बन गया। यदि हमारी शादी हो चुकी है तो अपने बेटे बेटे को क्या संस्कार देंगे, वो किस बेस पे चयन करें? और आजकल तो चीजें ना बहुत फास्ट हो गई, मतलब आजकल बोल रहा हूँ मैं जैसे बहुत बड़ा हूँ, मैं भी अब इसी एज का हूँ, बट पहले का जैसे देखेंगे तो बहुत एक एज में आके लोगों को ये सारी फीलिंग आती थी, जो हमने शुरू में कहा, इसी की तो तलाश, ये है वो है। आजकल तो हाई स्कूल तक और कई बार तो प्राइमरी स्कूल में भी ऐसे किस्से बनने लगे। हाँ, वही तो, हाई स्कूल में भी होने लगे, प्राइमरी स्कूलों में भी होना लगा। तो ऐसे एक शिविर में एक ऐसे जो प्रबोधक थे वो बता रहे थे घटना ऐसी कि एक महिला आई थी, तो वो काफी परेशान थी कि मेरी बेटी जो है परेशान रहती है, 8वीं में या ऐसे कुछ पढ़ती है, तो कुछ बता नहीं रही। तो वो अपनी बेटी को लेके आई शिविर में, दिन भर संबंधों पे चर्चा हुई, तो शाम को जाके माँ बेटी थोड़े खुल पाए, ओपन अप हो पाए, तो एक दूसरे से बहुत लंबी बातें की। लेकिन वो बातें हुई तो माँ थोड़ी और परेशान हो गई क्योंकि उसको समस्या जानने को मिली। अब समस्या ये थी कि वो 8वीं में पढ़ती है और उसी के क्लास का एक लड़का उसको बोल दिया आई लव यू ना। अब ये परेशान हो गई है कि क्या किया जाए इसका। तो अब उसकी छोटी बहन भी थी, वो भी उस शिविर में आ रही थी।
तो उसने बड़ा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन बताया। उसने कहा कि दीदी तुम जाके ये करो स्कूल में, ये जो लड़का तुमसे कह रहा है 3 शब्द आई लव यू, उससे जरा एक बार पूछ लो, ये तुम कह तो रहे हो आई लव यू, पहले ये बताओ ये आई क्या होता है, मैं कौन हूं, फिर ये बताओ ये यू क्या होता है, तुम कौन हो। ये आई कौन है, यू कौन है ये बताओ, फिर ये बताओ कि इन दोनों के बीच ये जो लव है वो क्या है। पता है क्या कुछ हमको ऐसा, आई क्या है, यू क्या है, तो लव का तो कुछ अता पता नहीं, आई और यू का ही ठिकाना नहीं, लव कहाँ से लाएंगे। लेकिन फिर शादी उसी से होगी जो बहुत योग्य होगी। मैं शायद 7वीं 8वीं 9वीं में कहीं मतलब उसी किसी टाइम में था, तब न्यूज में एक आर्टिकल पढ़ा था। तो वेस्टर्न लोगों का एक रिसर्च है कि सफल दाम्पत्य जीवन का इलाज मतलब उपाय यह है कि दिन में कम से कम 8-10 बार पति पत्नी एक दूसरे को आई लव यू कहें। उसी वक्त मुझे लगा था कि गलत है। हमारे यहाँ देखे दादा दादी को पूरी जिंदगी बिता दी, एक बार भी नहीं बोला होगा, नहीं, फिर भी सफल दाम्पत्य जीवन ही तो है। भारत में तो ये सिस्टम नहीं रहा, वहां से हम उठा के ले आए हैं। क्या लगता है बोलने से हो जाता है संबंध ठीक? जीने में दिखना चाहिए, जीने में दिखना चाहिए। कभी कभी बोल रहे हो जैसे भैया बता रहे थे ना, एलोपैथी दवाई है वो। आयुर्वेदिक दवाई तो नहीं है वो। ऐसे कॉलेजों में भी शिविर होते हैं ऐसे। तो कॉलेज में एक शिविर हुआ तो एक लड़की शिविर खत्म करके जब वापस गई तो जो लड़का शिविर से पहले ही उसके पीछे पड़ा था और ये लड़की भी थोड़ा उसको मान रही थी कि इसके साथ आगे कुछ संभावनाएं हैं। तो अब शिविर के बाद जब वो लड़का उसको मिला तो बोला ऐसे ही जनरली ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ये वो। तो लड़की ने कहा कि अच्छा बताओ मुझसे ही प्रेम करते हो सभी से करते हो? तो बोले कि तुमसे ही करता हूँ। अच्छा ठीक है चलो, ये प्रेम करते हो मतलब क्या, कितना प्रेम करते हो, क्या कर सकते हो? बोले तुम जो बोलो कर सकता हूँ। तो उसने कहा अच्छा, कहा क्या अच्छा लगता है मेरे में? तो बोले तुम सुंदर हो, ये है वो है। लड़की ने कहा देखो ये तो प्रेम नहीं है, ये तो मोह है तुम्हारा। तो उसने पूछ भी लिया कि ये तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, ये सब। अब वो लड़का बड़ा हैरान हो गया, इसको हो क्या गया यार। अब तक तो बड़े अच्छे बातें करते थे हम लोग, ये अचानक से क्या आ गया, प्यार और मोह और ये सब। तो ये लड़की फिर चल दी वहां से, ये परेशान हो गया। फिर दूसरे दिन फिर बात करी उससे, ये क्या तुम बातें कर रहे हो सारी, चलो कहीं होटल बोटल में खाना खाने जाते हैं या कॉफी पीने जाते हैं। बोले उससे क्या हो जाता है, संबंध का निर्वाह हो जाता है क्या? जिंदगी भर यही करते रहेंगे, शादी के बाद बाहर कॉफी पीने जाएंगे, परिवार के बारे कुछ बात नहीं करेंगे? बोले अरे ये साहब हो क्या गया, तुमको कर क्या रहे हो ये सब? फिर उसने उसके दोस्त को पूछा कि अच्छा ये बताओ तुमको पता है क्या कुछ, कि उसका बहुत करीबी दोस्त था, ये प्रेम और मोह और ये सब क्या चीजें? तो दोस्त ने भी बड़ा इंटरेस्टिंग उत्तर दिया, बोला मुझे सब पता होता तुम्हारे साथ थोड़ी ना घूमता मैं। तुम्हारा जैसा दोस्त थोड़ी ना होता मेरा। फिर उसने पूरा रिसर्च किया कि इसकी मानसिकता बदली कहाँ से। तो पता चला कि ये कहीं ऐसे कॉलेज में हुआ था आपने ऐसे शिविर जिसमें ये गई थी, तब से कुछ वहाँ हुआ है गड़बड़। तो उसने भी तय किया कि मैं भी जाऊंगा अब तो कम से कम बात तो कर सकूं, कुछ ये बोल क्या रही है ये सब। तो दूसरी बार जब शिविर हुआ उसी कॉलेज में तो वो लड़का भी आ गया, लेकिन तब तक तो वेट करते रहा कि ये प्रेम की बात क्यों नहीं कर रहे, समझ संबंध सुविधा से शुरू कर रहे। तो ऐसे कोई पुराने लोग बैठे होते, उनसे पूछा कि प्रेम की बात होगी क्या इस बार? बोले होगी लेकिन बहुत लास्ट में होती है, जैसे 7 दिन का शिविर है तो 5वें दिन या ऐसे कुछ होती है। बोले अच्छा फिर 5वें दिन आऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तुमको समझना है तो पहले दिन से बैठना पड़ेगा।
तो फिर बैठा रहा। जब प्रेम की बात आई तो सारा उसका भी ध्यान गया। सिर्फ ध्यान ही नहीं गया बट ये भी लगा कि मैं गलत समझ रहा था। शिविर के बाद फिर गया उस लड़की के पास और कहा कि देखो अब तो तुमसे मैं प्रेम नहीं करता, बट तुम्हारी कुछ बातें अच्छी लगती है, स्नेह तो है तुम्हारे साथ, अब चलो आगे का कुछ सोचते हैं। लड़की ने कहा देखो जैसे तुमने एक शिविर किया, एक शिविर मैंने किया, बस उतना ही है। मैं भी कोई बहुत समझदार तो नहीं हो गई हूँ, मेरी भी यात्रा चल रही, तुम्हारी भी यात्रा चल रही, साथ मिलकर कुछ करते हैं और यदि लगता है कि हम आगे जिंदगी पूरी साथ संबंध निभा पाएंगे, परिवार बसा पाएंगे, साथ में सारी जिम्मेदारियों को चला लेंगे, प्लस तुम्हारे परिवार की मेरे परिवार की सहमति है तो सोचेंगे। फिर ठीक चल दिया मामला। तो इससे कुछ फायदा भी है इस चर्चा को ठीक से करने का, है ना। शुरू में कुछ लोग कंफ्यूज भी होते हैं सामने वाले कि ये सारे क्या अचानक से भाव बदल गए। का एक और किस्सा है। तो जब अपने कॉलेज में गए तो लोग बातें करते कि जो अपने सर है वो संबंधों पे लेक्चर देते हैं, जिसमें प्यार की और शादी की भी बातें करते हैं। तो एक स्टूडेंट आया जिसने शिविर नहीं किया लेकिन आके बोला कि सर सुना है आप आजकल संबंधों पे काफ़ी बढ़िया लेक्चर देने लगे। हाँ मैं करता तो हूँ ऐसा। उसने कहा कि सिर्फ लेक्चर ही देते हैं या कुछ और जीने का भी काम करते हैं? तो करते ही होंगे आप। बोला हाँ करता हूँ। तो कहा कि मेरी एक प्रॉब्लम है। तो उसने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करनी है। तो मैंने कहा मुझे क्यों बता रहे हो, कर लो जाओ। तो उन्होंने कहा कि हो नहीं रही है, शादी करवाओ। सिर्फ संबंधों पे लेक्चर ही दोगे कि शादी भी करवाओगे हमारी? क्लियर का जो ऑब्जेक्टिव है और कुछ नहीं चाहिए, बस हम दोनों की शादी करवाओ। तो उन्होंने पूछा कि जो लड़की है वो भी तुमसे प्यार करती है क्या? इसलिए वो बाहर खड़ी तो शर्म के मारे आ नहीं रही, अंदर बुलाऊं? तो इन्होंने कहा नहीं नहीं अभी तो तुम्हारी जांच परख करते हैं। ये बताओ बातें कैसे करते हो, मिलके या फोन पे? अब फिलोसोफर हो जाते हैं ना लोग इस समझ इसमें पढ़ के। बोले इस देश में इतनी स्वतंत्रता कहाँ है, फोन से ही तो बात करनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, कई बार ये भी होता होगा कि तुम फोन करो वो उठाए नहीं। तो बोले हाँ होता है। तो क्या करते हो? फिर फोन करता हूँ, फिर ना उठाए तो करते रहता हूँ, 10-15 बार हो जाए ना उठाए तो बोले फिर तो गुस्सा ही आता है। कहा कि अच्छा तो अब ये बताओ कि ये जो फोन उठा नहीं रही है, तो बोले कि नहीं बट ये भी तो हो सकता है कि किसी और काम में उलझी गई हो इसलिए फोन उठा नहीं पा रही। तो फिर इसके अंदर का फिलोसोफर जाग गया, मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम उसका हो क्या सकता है, और मेरा फोन उठाने के नहीं उठा रहे, इतना ज़्यादा भी क्या काम आ गया है उसको। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई शादी तो तुम्हारी बाद में करवाएंगे, प्रेम वेम तो ठीक है, अभी तो तुम्हारा विश्वास का ही फाउंडेशन हिला हुआ है पूरा, पहले से शुरू करना पड़ेगा। हम लोगों का भी कहीं ना कहीं देखे तो यही होता है, ना विश्वास का ठिकाना है, ना सम्मान का ठिकाना है, ना स्नेह का, और सीधा कहाँ कूद पड़ते प्रेम में। और जब उसमें नहीं बन पाती बात तो फिर वही जग सुना सुना लगने लगता है। अच्छा फिर तो ये तो बताइए कि अब ये प्रेम तो सबसे करेंगे ना, जैसे ये परिभाषा देखी, शादी किस बेस पे करेंगे बताइए ना। सोचिए, जो यंग लोग खासकर है जिनकी अभी होने लगी शादी, ये सोचना पड़ेगा ना। प्रेम सबसे करेंगे तो शादी किस पे करेंगे, फिर किस बेस पे करेंगे, या अपने बेटा बेटी को क्या समझाएंगे, क्या आधार समझाएंगे विवाह का? पूछिए। पहला तो प्रश्न है कि शादी करनी है? उसका ठीक से देखेंगे तो कारण तो यही है कि पूरी जो व्यवस्था मानव परंपरा चलती रहे, व्यवस्था बनी रहे, उसमें परिवार एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग है।
उसके लिए भी करनी है, दूसरा अपनी ज़िंदगी के लिए भी देखे तो ये सारे संबंध, सारे भाव को जीने का अभ्यास कहाँ जाके करेंगे? तो परिवार में ही तो होता है। बट ये बहुत संक्षिप्त उत्तर है कि इसके अगेंस्ट में आप बहुत सारे आर्ग्यूमेंट और भी ढूंढ सकते हैं। अच्छा, मैं ये भी पूछूं, उल्टा पूछ लूं कि यदि शादी आप नहीं करना चाह रहे तो क्यों नहीं करना चाह रहे? तो भी क्या उत्तर आते हैं? तो शादी ना करने के उत्तर तो यही आते हैं ना कि आगे वाले जिनको देखा है वो सब झगड़ा करते हैं शादियां कर करके, ठीक से जी नहीं पा रहे, है ना? तो ये दुख ना झेले, ठीक है, ठीक से जी लेंगे। मेन तो वही कारण, मेरा तो अनुमान वही है लोगों का, है ना? लेकिन आप ठीक से देखेंगे तो ऐसे भी पति पत्नी दिखेंगे जो बहुत अच्छे से जी रहे, समाज के लिए बहुत अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा परिवार बनाए हुए। मुद्दा ये है कि शादी करे ना करे, मुद्दा ये है कि समझे, उसको समझे और ठीक जीने के लिए अपने आप को तैयार करे। बहुत लड़कियां तो ऐसी होती जिनको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं बट शादी नहीं करनी। तो अभी जो मैं सुबह बता रहा था अंकित भैया को कि कई बार हमको ये दिखता है कि कल्पनाशीलता में चीज़ें जब बहुत गड़बड़ा जाती है तभी हम ध्यान देते हैं, उससे पहले ध्यान नहीं देते। ऐसे ही देखेंगे तो बचपन से लेकर के आज तक हम कितनी बार संवेदनाओं में डूब के सुख मानने का कोशिश करते आए। घर में भी वही वातावरण बनता है, माता पिता का भी ध्यान लगभग उसी चीज़ों पे जाता है, संवेदनाओं से जुड़ी बातों पे। अब जब शादी की एज होती है तब आप ये जाके कहो कि ये सिर्फ शरीर का संवेदना का मामला नहीं है, तो उतनी जल्दी कैसे ध्यान शिफ्ट हो जाएगा? जबकि बचपन से लेकर आज तक संस्कार में वो बात कभी एंट्री ली ही नहीं कि शरीर से ऊपर भी एक वास्तविकता है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाव विचार का काम वहाँ होता है, संबंध तो उसके ठीक होने ना होने से चलते हैं या बिगड़ते हैं। इन चीज़ों पे यदि ध्यान गया ही नहीं है, फिर शादी की एज आ गई तब जाके आप सब एक साथ समझाना चाहते हैं, और अब तक की जो ये सारी संवेदनाओं से चल रही कल्पनाशीलता थी उसको 2-4 महीनों में ही ठीक कर देना चाह रहे हैं, तो कठिन काम है, कठिन काम ही है ना। बहुत पहले से ये ध्यान देने की जरूरत है। जब छोटे बच्चे को देखेंगे, उसको जब नए कपड़े पहनाते हैं, अब उसको कपड़ों से कोई मतलब नहीं होता, इतना छोटा होता है, लेकिन उसको नए कपड़े पहनाते हैं तो सब उस पर ध्यान देंगे, उसकी फोटो खींचेंगे, 10 लोग उसको कहेंगे कि अरे वाह मस्त लग रहे हो, नए कपड़े पहने। बचपन से जब इतना छोटा है तभी से उसके मन में क्या धसा रहे? अच्छे कपड़े मतलब सुंदरता, अच्छे कपड़े मतलब लोग आप पे ध्यान देंगे। फिर वही बड़ा होकर नए कपड़े की जिद करता है, ऐसा ही होता है ना। अब उसको तो ऐसे ही बिना कपड़ों के भी घूमने में कोई दिक्कत नहीं थी, आप ही ने पकड़ पकड़ के पहनाए, वो तो ऐसे ही दौड़ रहा था ना, ऐसे ही दौड़ रही थी, आपने तो पकड़ पकड़ के पहनाए कपड़े, और जब नए कपड़े पहनाए तब ज्यादा ध्यान दिया है, थोड़ा ज्यादा अटेंशन दिया है, ज्यादा तारीफ कर दी, तो उसके मन में ये तो बैठ गया है कि ये नए कपड़े, अच्छे कपड़े मतलब सुख सम्मान। वही चीज और गहरी होती जाती है जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तब। ऐसी बहुत सारी बातों को देखेंगे तो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें, उसको एक नॉर्मल स्थिति की तरह ही ट्रीट किया जाए कि जैसे तुम रोज कपड़े पहनते हो वैसे आज थोड़े नए कपड़े पहन लिए। उसका कारण यही है कि समाज में कुछ प्रोग्राम है या कुछ घर में होने वाला है तो उत्सव के रूप में नए कपड़े पहने हैं, बट उससे तुमको ज्यादा ध्यान मिल जाएगा, ज्यादा सुख मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको ये भी ध्यान दिलाया जाए कि देखो तुम अच्छा कपड़ा पहन के भी अपने भाई या बहन के साथ झगड़ा तो कर लो तो दुखी होंगे, उतना तो छोटा बच्चा भी देख पाता है। जिद करके बहुत महंगा वाला नया कपड़ा पहन भी लोगे तो भी अपने भाई बहन के साथ झगड़ा करके तो दुखी होगे,
क्या है, नया कपड़ा पहन के शरारत करोगे तो माँ तो परेशानी होगी तुम्हारी। हाँ, और बचपन से ये ध्यान जाता है तो युवावस्था तक आते आते ये चीज नहीं घटती ना, फिर ये जो सारी भ्रांतियां हैं वो फिर उसमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है बचपन से ही, थोड़ा ठीक ध्यान जाने लगता है। फिर जैसे बच्चे को कुछ खिलाते हैं तो यदि हमको जो चीज़ अच्छी लगती है वो उसको खिला रहे तो हम भी कहते हैं कैसा लगा, मस्त लगा ना, पूछते ही है बच्चे को। हम ही तो साथ थोप रहे, फिर हम वो बड़ा होता है तो कहते हैं कि अब करेले की सब्जी खा नहीं रहा। ये बच्चा रोता है तो उसको ऐसे उछाल उछाल के बंद कराते हैं रोना, तो उसको थोड़ा डर लगता है पहले, तो फिर थोड़ा थ्रिल महसूस होता है, थोड़ा एडवेंचरस बनता है बच्चा, फिर बड़ा होकर पहाड़ से कूदता है रस्सी बांध के टांगों में। तो यही सारे संस्कार कहीं ना कहीं बचपन से ही तो दे रहे हैं अपन। हाँ मैं समझ गया, समझ, कहने मतलब है कि जब भी कुछ नया कपड़ा या कुछ भी नई चीज देवें तो साथ में बातचीत होती रहे, तो उसको ये भी ध्यान जाता है कि नए कपड़े अच्छे लगते हैं तो साथ में व्यवहार भी अच्छा होना जरूरी है। वरना आप नए पहने और गुस्सा ही कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, तो सम्मान कपड़ों से नहीं व्यवहार से है। तो मतलब ये इस तरह का संवाद चलता रहे बच्चे से, तो फिर दो बातें हैं, मानसिकता, हाँ संवाद तो चलता रहे, उससे भी ज्यादा जरूरी माँ बाप के आचरण में वो दिखे। हाँ माँ बाप के आचरण। बच्चे को ये कह रहे हैं बट वो खुद तो नए कपड़े पहन के यही मान रहे हैं कि यही अच्छा है। हाँ ठीक बात है, पहले तो आचरण ही है, और जब तक शिक्षा में नहीं आता है, वो स्कूल में नहीं पढ़ता है, ये पढ़ेगा, उसके बाद भी घर में आचरण होगा तो जल्दी उतार पाएगा अपनी जिंदगी में। तो आचरण तो सबसे पहले हो गया। जैसे वो बचपन से ही देखता है कि मेरे मम्मी पापा जब कोई मिठाई आती है तब भी इतना ठीक से खाते हैं, जब करेले की सब्जी बनती है, जब पालक गोभी जो भी बनता है, लौकी जो भी बनता है, सब इतने ठीक से खाते हैं और हर वक्त पोषण पे बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो उसके संस्कार में जाएगा ना कि खाना खा रहे स्वाद के लिए नहीं खा रहे, सिर्फ पोषण के लिए खा रहे। फिर शायद आप बोल के भी ना बताए, संवाद भी ना करे, तो भी उसका संस्कार बनता है। बच्चा ये देखेगा कि मम्मी पापा जो है मेहमान आते हैं तब भी अच्छा व्यवहार करते हैं, मेहमान चले जाते तब भी उनके बारे अच्छा ही भाव रखते हैं, उनके जाने के बाद उनके पीछे बहुत बुरा भला नहीं बोलते हैं, तो संस्कार तो जा ही रहे उससे। हाँ हाँ, मतलब वो ठीक बात है, हर क्षण जैसे वो लिखा होता है ना, आप कैमरे की निगरानी में है, निगरानी में, वैसी बच्चे की निगरानी में है आप। तो बच्चे की नजर आपके ऊपर है, आपका व्यवहार, आपका आचरण जो है ना, वो उसकी मानसिकता बना रहा है। तो आपको लगातार ही अच्छे आचरण से जीना पड़ेगा, तब जाके बच्चे में वो आएंगे। हाँ ठीक बात है, पहला तो आचरण ही हो गया, फिर संवाद साथ में होता रहे। तो उसको कई बार ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो माता पिता में वो आचरण में थोड़ी कमी है, पर उम्र हो रही है, कहाँ बदलेंगे इस उम्र में, तो संवाद भी करते रहे भी ठीक है। देखो हाँ, फिर वहाँ उस संवाद में उस बात को भी क्लियर करना जरूरी है कि हम उस जगह से उपदेश नहीं दे रहे कि हम ठीक जिए हैं और अब तुमको ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आपकी गलतियां तो उसको दिखेगी ही दिखेगी। तो पहले से फिर थोड़ा अपनी वो वल्नरेबिलिटी कहो या जो कहो, वो पहले से दिखाना पड़ेगा कि देखो हमने गलतियां की है। हाँ वही है, जब थोड़ा बड़ा होगा बच्चा तो ये समझ पाएगा बात, तब कि बेटा देखो हम तो ये भी कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, पर तुम तो ध्यान रखो, है ना? हाँ, फिर ऐसे कहना पड़ेगा। हाँ, फिर वहाँ हमको स्वीकारना पड़ेगा कि हम में कमी है और हम तुमको कह रहे हैं। लेकिन हम कहेंगे इसी तरह से कि हम तुमको उपदेश दे रहे हैं, तो फिर आपके बोलने में और जीने में उसको अंतर दिखेगा ही। तो फिर एक समय के बाद वो आपकी बात सुनना बंद कर देता है। हम मन के गली तो बनावे, नहीं तो क्या हो रहा है कि पूरे आचरण के साथ नहीं जिएंगे, तब तक बच्चों को नहीं कह पाएंगे, तो फिर तो संवाद ही कैसे होगा। तो आचरण से जीने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ कर पाए, कुछ चल रहा है अभ्यास, मेहनत लग रही है, उम्र हो गई है, तो ऐसे में। पर अब तक का हमारा निष्कर्ष ये है जिंदगी का, तो तुमको ऐसा करना चाहिए, ये हमारी प्रस्ताव है। बाकी तो तुम देखो, जांच के देखो अपने। हाँ, ऐसा ही। और गलती होती है तो उसको हम उतने खुले मन से स्वीकार भी पाए बच्चों के सामने। यस, ये ठीक है।
हाँ अपनी ये मेरी गलती- गलती हो गई, हाँ क्योंकि आप तो एक बार कह के भूल जाते हैं कि गुस्सा नहीं करना है, वो बच्चे को याद रह जाता है, वो आपको गुस्सा करता देख भी लेता है, फिर आप बहाने बनाने लग जाओ कि नहीं नहीं वो तो ऐसा था वैसा था, तो वो भी ठीक नहीं। तो वहाँ भी ये स्वीकारना भी पड़ेगा कि हाँ गलती हो गई, मैं ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ। बट इन शॉर्ट देखेंगे कि हमको भोजन करने भी जाना है, तो इस बात को कंक्लूड करते हैं। तो किसी के भी साथ हमको संबंध पूर्वक जीने का भाव नहीं बनता है तो उसको कहते हैं विरोध। एक के साथ या अनेक के साथ ये संबंध का भाव, एक के साथ या कई के साथ जो संबंध पूर्वक जीने का भाव बनता है उसको कह रहे स्नेह। और उसी में हम अपने में भाव को देखते हुए, उसको जीते हुए, उसका सुख महसूस करते हुए उस लेवल तक पहुंचते हैं जब हमको हर कोई अपने संबंधी के रूप में दिखने लगता है, कोई पराया नहीं है, सभी के साथ हम जुड़ाव महसूस करते हैं, सभी के साथ हम संबंध महसूस करते हैं, तो उसी को कहते हैं प्रेम का भाव। जब हर कोई अपना है, हम सभी से जुड़े हुए हैं। बात तो इतनी ही है प्रेम पर, बट उसको लेकर के जो मान्यताएं बनी हुई है उन सबको बहुत जांचना पड़ता है। लोके जब हम आएंगे तो सारे जो मूल्य है या भाव है इस वाले को भी देख लेंगे, और उसके बाद में कुछ और पीपीटी में भी होगा कि परिवार में न्याय कैसे हो, न्याय का मतलब क्या है परिवार में, उसको थोड़ा देखेंगे। उसके बाद समाज पे चर्चा को शुरू करेंगे।